आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात 4 फैक्टर फार्मूला। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है और उसी सिद्धांत के आधार पर एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिसे हम कहते हैं 4 फैक्टर फार्मूला। किसी भी फिशन प्रोसेस में वो प्रोसेस तभी कंटिन्यू हो सकता है जब उसमें चेन रिएक्शन एस्टेब्लिश हो। चेन रिएक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए किसी भी फिशन प्रोसेस में कुल 6 प्रक्रियाएं होती हैं। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय यूरेनियम 238। जो भी न्यूट्रॉन्स किसी चेन रिएक्शन में बनते हैं, निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन्स सबसे पहले यूरेनियम 238 द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उस रिएक्शन से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी संख्या क्या है। दूसरा प्रोसेस है नॉन फिशन कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय यूरेनियम 238 अर्थात फिशन प्रोसेस में यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन उससे फिशन उसका नहीं होता, तो इससे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका लॉस होता है। तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिशन होता है उनका और फिशन से हमको फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, यानी इससे न्यूट्रॉन की संख्या चेन रिएक्शन में बढ़ती है। चौथे प्रोसेस में यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन यूरेनियम 235 का फिशन नहीं होता, तो इससे भी न्यूट्रॉन का लॉस होता है। पांचवी प्रक्रिया में जिसे हम कहते हैं नॉन फिशन कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय मॉडरेटर एंड अदर मटेरियल्स। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें मॉडरेटर एक प्रमुख है। ये वो मटेरियल हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करते, तो इससे भी न्यूट्रॉन की संख्या चेन रिएक्शन में कम होती है। छठवीं प्रक्रिया में न्यूट्रॉन्स यह भी संभावना है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर चले जाएं या लीक हो जाएं। तो कुल मिलाकर जो ये 6 प्रक्रियाएं हैं इनमें से 2 प्रक्रियाओं से तो चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ जब मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मैं फास्ट न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिशन के बाद जो न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए 2 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। वो प्रक्रियाएं हैं यूरेनियम 238 के फिशन के बाद फास्ट न्यूट्रॉन्स का मिलना व यूरेनियम 235 के फिशन के बाद फास्ट न्यूट्रॉन्स का मिलना। बाकी जो 4 प्रक्रियाएं हैं उनसे न्यूट्रॉन की संख्या कम हो रही है। वो 4 प्रक्रियाएं हैं यूरेनियम 238 द्वारा फास्ट न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन लेकिन विखंडन ना होना। दूसरा यूरेनियम 235 द्वारा न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन परंतु उसका विखंडन ना होना। तीसरा है मॉडरेटर व अन्य मटेरियलों द्वारा न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन। और चौथा है न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूट्रॉनों का लीक होना। तो इन दोनों में जो बैलेंस है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो कम हो रही है जिन प्रक्रियाओं से व जिन प्रक्रियाओं से न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ी हुई संख्या न्यूट्रॉनों का जो नुकसान हो रहा है कम हो रही है उस संख्या से ज़्यादा है तो चेन रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। लेकिन अगर नुकसान ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, तो चेन रिएक्शन एक सीमा के बाद बंद हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ मैंने बताया है कि यूरेनियम 235 के विखंडन से 2 फिशन फ्रेगमेंट बनते हैं और साथ में हमें न्यू फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, न्यू फिशन न्यूट्रॉन्स जो कि फास्ट होते हैं। इन्हीं फास्ट न्यूट्रॉनों से
यूरेनियम 238 के फिशन की भी बहुत कम संभावना होती है, लेकिन हम माने कि कुछ फास्ट न्यूट्रॉनों ने यूरेनियम 238 का विखंडन कर दिया है, क्योंकि यूरेनियम 238 का विखंडन सिर्फ फास्ट न्यूट्रॉनों के द्वारा ही संभव है। तो जैसा मैंने कहा कि स्लो न्यूट्रॉन, हम माना कि हमने शुरू में एक न्यूट्रॉन हमारे पास है, स्लो न्यूट्रॉन, और वो जो एक स्लो न्यूट्रॉन है वो बम्बार्ड हुआ यूरेनियम 235 पर, और उससे हमको न्यू फास्ट न्यूट्रॉन्स मिले। इन्हीं फास्ट न्यूट्रॉनों में से कुछ ने यूरेनियम 238 का विखंडन किया, और यूरेनियम 238 के विखंडन से हमको माना कि एप्सिलॉन फास्ट न्यूट्रॉन्स मिले। तो कुल मिलाकर जो फास्ट न्यूट्रॉनों की संख्या है वो हो गई न्यू एप्सिलॉन, यानी न्यू एप्सिलॉन फिशन न्यूट्रॉन्स produced due to the fission of uranium 235 and uranium 238। लेकिन ये सभी फास्ट न्यूट्रॉन्स रिएक्टर में नहीं बने रहते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स सिस्टम से अर्थात रिएक्टर से लीक हो जाते हैं। मान लीजिए लीक होने वाली जो फ्रैक्शन है वो है LF, अर्थात न्यू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय LF। ये संख्या रिएक्टर से लीक हो जाएगी। इस फ्रैक्शन से जो बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, उनकी संख्या फिर रह जाएगी न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF, अर्थात न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF फास्ट न्यूट्रॉन्स शेष रह जाएंगे। ये जो शेष रहे फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं इनको मॉडरेटर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेनियम 235 का विखंडन सिर्फ स्लो न्यूट्रॉनों से होता है। इसलिए जो भी फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं फिशन प्रोसेस में, सबसे पहले उनको स्लो किया जाता है, और स्लो करने के लिए उन्हें मॉडरेटर से पास किया जाता है। तो जब न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF फास्ट न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर से पास होंगे तो ये संभावना है कि उसमें से उसका एक खास फ्रैक्शन P, अर्थात न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF इंटू P थर्मल न्यूट्रॉन्स मीन्स स्लो न्यूट्रॉन्स एस्केप रेजोनेंस कैप्चर। रेजोनेंस कैप्चर मीन्स रेजोनेंस कैप्चर बाय यूरेनियम 238। इसकी जो बचा हुआ नंबर है, अर्थात न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF इंटू 1 माइनस P, ये न्यूट्रॉन्स अंडरगो रेजोनेंस कैप्चर इन यूरेनियम 238। तो मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास हैं वो जब मॉडरेटर से पास होंगे तो इस प्रक्रिया में यूरेनियम 238 भी, इसकी कुछ संख्या, कुछ फ्रैक्शन यूरेनियम 238 भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो संख्या माना कि है न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF 1 माइनस P। इससे बची हुई जो संख्या है, अर्थात वो न्यू फास्ट न्यूट्रॉन्स जो यूरेनियम 238 के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो मॉडरेटर से पास होंगे, और मॉडरेटर से पास होने के बाद हमें स्लो न्यूट्रॉन्स जो मिलेंगे उनकी संख्या अब रह जाएगी न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF इंटू P। अब इन स्लो न्यूट्रॉन्स में से इसका भी एक फ्रैक्शन रिएक्टर से लीक हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। वो फ्रैक्शन माना कि है LS। तो कुल संख्या जो रिएक्टर से लीक होगी वो हम लिख सकते हैं न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF इंटू LS इंटू P। अब इस लीकेज से जो बची हुई संख्या रह गई वो होगी न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF इंटू 1 माइनस LS इंटू PF। F यहाँ पर कहलाता है थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर। थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब ये है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स अब हमारे पास बचे रह गए हैं, अर्थात न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस LF 1 माइनस LS इंटू P, इसका एक फ्रैक्शन यूरेनियम के द्वारा एब्जॉर्ब, यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। जितने भी न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी एक खास संख्या, कुछ न्यूट्रॉन्स ही यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो मान लीजिए वो फैक्टर F है, तो
कुल मिलाकर न्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एल एफ इंटू 1 माइनस एल एस इंटू पी एफ थर्मल न्यूट्रॉन्स विल बी एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम। अब जितने ये स्लो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम ने एब्जॉर्ब हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी न्यूट्रॉन्स उस यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करें। तो जितने भी एब्जॉर्ब हुए हैं न्यूट्रॉन, उसके एक ख़ास फ्रैक्शन ही फिशन होती है। तो वो जो ख़ास संख्या है, सपोज़ वो है ईटा। तो कुल मिलाकर जितने न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स या थर्मल न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब हुए हैं, उसके बाद सिर्फ हमें जिन यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन होगा, वो संख्या होगी ईटा एप्सिलॉन पी एफ 1 माइनस एल एफ इंटू 1 माइनस एल एस। ये वो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं जो यूरेनियम 235 का विखंडन करेंगे, और इससे हमें फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और वो फास्ट न्यूट्रॉन फिर दोबारा से यूरेनियम 238 का विखंडन करेंगे, और कुल मिलाकर वो फिर हमें न्यू एप्सिलॉन फास्ट न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, और फिर अगेन सारी की सारी प्रक्रिया इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अर्थात न्यूट्रॉन संवर्धन गुणांक के। और के इज इक्वल टू, इट इज़ ए रेशियो, बेसिकली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स इंड्यूसिंग फिशन इन यूरेनियम 235 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन्स इंड्यूसिंग फिशन इन यूरेनियम 235। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने सबसे पहले एक न्यूट्रॉन दिया था, तो फिशन के लिए या चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे हमारे पास, उसकी संख्या 1 है। सेकेंड जनरेशन में जो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं फिशन के लिए, उनकी संख्या हम निकाल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और वो संख्या है ईटा एप्सिलॉन पी एफ 1 माइनस एल एफ इंटू 1 माइनस एल एस। ये दोनों ही संख्या स्लो न्यूट्रॉन्स की हैं। तो अब के का मान हमारे पास रह जाएगा ईटा एप्सिलॉन पी एफ 1 माइनस एल एफ इंटू 1 माइनस एल एस। नाउ इफ़ द चेन रिएक्टिंग सिस्टम इज़ वेरी लार्ज, अर्थात न्यूट्रॉन रिएक्टर हम जानते हैं कि न्यूट्रॉनों के साइज़ की तुलना में बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो इसलिए एल एफ और एल एस जो फ्रैक्शन हैं, उनकी वैल्यू को हम बहुत नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और इसलिए के को हम लिख सकते हैं के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ फॉर चेन रिएक्टिंग सिस्टम मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड देयरफॉर के विल बी नाउ ईटा एप्सिलॉन पी एफ। ये जो फार्मूला है ये कहलाता है 4 फैक्टर फार्मूला, क्योंकि ये 4 फैक्टर से मिलके बना है ईटा एप्सिलॉन पी एफ। ये क्या दर्शाते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।